गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लेसन 1 में आपको बता रहे थे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई और उसका विस्तार कैसे हुआ, जिसमें हम आपको दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध के बारे में आज बताने जा रहे हैं। पहले मराठा युद्ध के बारे में हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, उसको आप YouTube में मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम अंग्रेज मराठा का द्वितीय युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। द्वितीय मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में लड़ा गया। लॉर्ड वेलेजली से उस समय के तात्कालिक जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इन्होंने लॉर्ड वेलेजली से यानी अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप द्वितीय मराठा अंग्रेज युद्ध हुआ। अंग्रेजों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के बदले बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि कर ली और अंग्रेजों की सभी शर्तें उन्होंने स्वीकार कर ली। जब बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली तो मराठा सरदार जो थे, जैसे भोसले, सिंधिया, इन्होंने अपनी राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इन्होंने फिर 1803 में अंग्रेजों के साथ युद्ध छेड़ दिया। मराठा सरदार जैसे भोसले, सिंधिया, इन्होंने युद्ध तो छेड़ दिया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे, लेकिन अंततः ये अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए और इन्हें हार मिली और इस हार के बदले इन्हें अंग्रेजों के साथ अलग अलग संधि करनी पड़ी। होलकर ने सिंधिया और भोसले का साथ नहीं दिया। जब वे अंग्रेजों से लड़ने को गए तब होलकर उस युद्ध से अलग था, किंतु जब सिंधिया और भोसले ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली तो होलकर ने अलग से स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में सन 1817 से लेकर 1818 तक लड़ा गया, क्योंकि बाजीराव पेशवा ये पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था, किंतु अंग्रेजी जो सरकार थी वह पुनः उसके ऊपर नई संधियों पे हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रही थी और होलकर का साथ राजस्थान के भरतपुर के राजा ने साथ दिया। अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ और अंततः इन्हें भी पराजय प्राप्त हुई और अंग्रेज इसमें भी जीत गए, किंतु अंग्रेज भरतपुर को नहीं जीत सके, जिस कारण से फिर अंग्रेजों को और होलकर को आपस में संधि करनी पड़ी और इस तरह से यह अंग्रेज मराठा दूसरा युद्ध समाप्त हुआ। और तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कैसे हुआ? ब्रिटिश कंपनी ने लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा बाजीराव पेशवा पे नई संधि पे हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया और साथ ही साथ पेशवा पे यह दबाव बनाया गया कि आप मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दें और बार बार पेशवा के ऊपर यह दबाव बनाया जाने लगा कि आप मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दें, जिसके कारण बाजीराव पेशवा क्रुद्ध हो गया और वह गुस्से में आकर उसने अंग्रेजों से युद्ध का ऐलान कर दिया। और इधर बाजीराव पेशवा इसने उनसे लड़ने के लिए युद्ध किया, उधर होलकर और भोसले ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया और भिन्न भिन्न जगहों से मराठा सरदारों ने अंग्रेजों से अलग अलग स्थानों से अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी। अंततः अंग्रेज विजयी भय और मराठा सरदार जो थे वो हार गए और अंततः मराठा सरदार हार गए और फिर अंग्रेजों ने कुछ राज्यों का विभाजन कर दिया, जिस और मराठा सरदार जो पराजित हुए थे उनको, जैसे भोसले, होलकर और सिंधिया, इनको सैनिक सहायता देना अंग्रेजों ने बंद कर दिया और उसके पश्चात उन्हें अपने छत्र छाया में राज्य करने का उन्हें अधिकार दे दिया कि आप कुछ भी करोगे पहले हमसे बताओगे, उसके बाद आप अपना शासन करोगे।
दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और अंग्रेज पूरी तरह से भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे। अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त होने के पश्चात सन 1758 में लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में गवर्नर बनाकर भेजा गया। लॉर्ड वेलेस्ली का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के जितने भी राज्य हैं सबको ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक छत्र छाया में लाना। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय शासकों को, नवाबों को अंग्रेजी झंडे के नीचे लाया जाए, यानी उन पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन चले। मैसूर के मराठे उसके सत्ता के अधीन आ ही गए थे। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ऐसी संधि थी कि जो भी भारतीय शासक इस संधि को मानता था उसको लॉर्ड वेलेस्ली यानी ब्रिटिश सत्ता के अधीन होना ही पड़ता था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि में मुख्य 3 बातें थी कि पहली बात यह थी कि सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य की सीमा में रखना होता था। भारतीय राज्य की सुरक्षा के बदले वो अपनी टुकड़ी तो रखते थे, लेकिन यह टुकड़ी भारतीय शासकों को एक तरह से घेराबंदी लगती थी। अर्थात भारतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते थे। यह अंग्रेजों का एक चाल ही थी जिसके अंतर्गत वह भारतीय शासकों पे पाबंदियां लगाए हुए रखते थे। और इस सहायक संधि में दूसरी बात थी कि ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए, अर्थात ब्रिटिश सेना को जो भी खर्च लगता था उस खर्च के लिए जो भारतीय राज्य थे जो इस सहायक संधि को स्वीकार करते थे उन्हें एक धनराशि उनके द्वारा निश्चित की गई थी कि आपको इतनी धनराशि या फिर कोई भूभाग ब्रिटिश को देना पड़ेगा। यह उनके संधि की दूसरी शर्त होती थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि में तीसरी बात यह थी कि जो भी भारतीय शासक होते थे उन्हें अपने दरबार में ब्रिटिश सेना का एक अंग्रेज अफसर अपने दरबार में रखना होता था, जो यानी उसका कार्य यह होता था कि भारतीय शासक यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसके कार्य में यह अंग्रेज अफसर हस्तक्षेप करता था, यानी उससे वाद विवाद करता था कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। और फिर अगर वह अंग्रेज अफसर को सही लगता था तब भारतीय शासक वह नीति अपना पाते थे, अन्यथा अगर अंग्रेज मना कर देते थे तो भारतीय शासक वह कार्य नहीं कर पाते थे। अर्थात भारतीय शासक को दरबार में एक अंग्रेज अफसर इसलिए रखना पड़ता था कि वह भारतीयों के शासन में हस्तक्षेप कर सके। लॉर्ड वेलेस्ली की यह सहायक संधि एक तरह से भारतीय शासकों को सहायता देने के लिए बनाई गई थी, किंतु यह भारतीय शासकों को सहायता नहीं देती थी। यह वास्तव में भारतीय शासकों के स्वतंत्रता का हनन करती थी और भारतीय शासक जो भी इस संधि को स्वीकार करता था वह हमेशा के लिए अंग्रेजों का गुलाम हो जाता था। वेलेस्ली की इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो प्रमुख राज्य थे उसमें हैदराबाद और अवध। हैदराबाद और अवध ये पहले ही वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर चुके थे और बाद में मराठों ने भी इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। 1803 में बाजीराव पेशवा, सिंधिया, भोसले ये सभी राजाओं ने इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और सभी अंग्रेजों के अधीन हो गए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि द्वारा भारतीय शासकों को अपने अधीन कर लिया और इस तरह से उसने अपने राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड हेस्टिंग को ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इनका भी नाम लिया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग सन 1813 से 1823 तक भारत में गवर्नर बनकर रहा और लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के साथ युद्ध किया और अंततः उन्हें पराजित करके सुगौली की संधि
संधि करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा साम्राज्य को बिल्कुल से ही उन्हें पराजित कर मराठा साम्राज्य को भंग कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति शुरू की, जिसके का मतलब होता था कि जिस भी राजा के पुत्र नहीं होते थे उनके राज्य को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लिया जाता था, जिसके फलस्वरूप झांसी, सतारा, नागपुर ये सभी राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गए। अर्थात लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति या इसे हड़प नीति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जिस राजा के पुत्र नहीं होते थे उस राजा के राज्य को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लिया जाता था और उन राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं मिलती थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के पश्चात सन 1856 में अवध के नवाब में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया। के पश्चात सन 1757 ईस्वी से लेकर सन 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ चुका था और ब्रिटिश सत्ता की जो कुनीतियां थी या अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों पे अत्याचार किए जा रहे थे, इसके खिलाफ भारतीयों में बहुत आक्रोश था और जिस कारण सन 1857 में एक चिंगारी भड़की और उस एक युद्ध हुआ जिसे हम सन 1857 के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में एक चिंगारी भड़की और सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हो गया। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वह असफल रहा, किंतु उस असफलता ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों से उसके बंधनों से छुटकारा पाने के लिए एक चिंगारी को जन्म दे दिया था। भारतीय छटपटा उठे थे कि किस तरह से हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हों। में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड गवर्नर जो था वेलेस्ली, इन तीनों का बहुत ही महत्व था। इन तीनों ने अपनी अपनी नीतियों के अनुसार भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किया और फिर अंत में इनकी कुनीतियों के कारण भारत में इनके खिलाफ चिंगारी भड़की और सन 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध हुआ। अब पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध क्यों असफल रहा, इसका कारण हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करिए और अगली अपडेट के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।